हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों को पूरा संविधान, भारतीय संविधान दे देंगे और वो भी 150 प्रश्नों में। 150 प्रश्न हम आपके सामने वो डिस्कस करेंगे जो हर प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। और ख़ास तौर से ये जेएलओ की जो तैयारी कर रहे हैं, 2023 में होने वाला इम्तिहान है जेएलओ राजस्थान, उसका 2013 और 14 में जो पेपर हुआ था उसका A to Z आपको सलूशन मिल जाएगा। कहने का मतलब है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए, उसके अलावा ख़ास तौर से जेएलओ की तैयारी करने वाले लोगों के लिए ये कंप्लीट नोट्स हैं भारतीय संविधान के। पूरा मैटर हम आपको दे देंगे और ये जेएलओ 2013-14 में जो पेपर आया है उसका पूरा सलूशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला प्रश्न है, पूछा जाता है आप लोगों से कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन कहलाता है। तो हमारे देश का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी होता है। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको याद रखना है योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा ही प्रधानमंत्री होता है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन के दो सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना होता है। बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न कि विधानमंडल के या संसद के भी कहीं से भी पूछा जाए कि दो सदनों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है, तो आपको याद रखना है 6 मास होता है। 6 मास से अधिक आप अंतराल नहीं कर सकते दो संसद के सदनों के बीच, दो संसद के सदनों के सत्रों के बीच। हमने उत्तर में लिख दिया है उत्तर नंबर 3, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल 6 मास है। ध्यान रखिएगा इसको। फिर प्रश्न संख्या 4, भारत का राष्ट्रपति पूछा जाता है आप लोगों से कि चयनित होता है, निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है या नामांकित होता है। तो आपको याद रखना है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, ये पॉइंट वाइज भी हम आपको दे रहे हैं और उत्तर वाइज भी दे रहे हैं। 5वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान के भाग 9A को जोड़ा गया। आपसे पूछा जाता है कि भाग 9A किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है कि हमारे संविधान का भाग 9A 74वां संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। फिर छठा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, किसके परामर्श से करेगा, कैसे करेगा। आप लोगों से पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पहली बात तो यही पूछा जाता है कि जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो आपको पहला उत्तर हो गया कि राष्ट्रपति करता है। कैसे करता है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 217 में ये बात बताई गई है कि किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति क्या करता है, उस राज्य के राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके नियुक्त करेगा। 7वां उत्तर आपका प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। तो सिंधी भाषा हम लोगों के संविधान में, भारतीय संविधान में 21वां संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। फिर 8वां प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है। आपसे पूछा जाता है समता का अधिकार, तो ये सबको उपलब्ध है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये सबको उपलब्ध है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये सबको उपलब्ध है, चाहे वो नागरिक हो या नागरिक ना हो। सिर्फ और सिर्फ नागरिकों की बात की जाए तो अनुच्छेद 19 में हमें बताया गया कि वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति का अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है। अगर आपसे और भी पूछा जाए तो ऑप्शन याद रखिएगा, अनुच्छेद 15, 16, 19, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और किसी व्यक्ति को नहीं, बाहरी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है। तो हम लोगों के अनुच्छेद 61 में बताया गया कि अगर राष्ट्रपति क्या कर रहा है, कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो उसकी सीमा के अंदर नहीं है या फिर वो अपनी सीमाओं से परे काम कर रहा है, तो यहाँ पर उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा। और महाभियोग किस अनुच्छेद में बताया गया, तो अनुच्छेद 61
इस पर आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, चलाया जाता है। तो संसद का कोई भी सदन अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर क्या कर सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। फिर प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि किस संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदनों की कुल संख्या का भाग होती है। आपसे पूछा जाता है कि संसद के सदन होते हैं उसके लिए न्यूनतम संख्या क्या है गणपूर्ति के लिए। तो अनुच्छेद 100 में बताया गया है कि संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए, सदनों की गठन करने के लिए गणपूर्ति के सदस्य संख्या जो है एक पूरे सदन के 1/10 के 10 भाग के बराबर है। कहने का मतलब है 1/10 भाग से ही गणपूर्ति हो सकती है सदन की, इससे कम पर नहीं हो सकती। फिर प्रश्न संख्या 11 इस तरह से पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय हम लोगों का क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा स्थापित किया गया है। फिर पूछा जाता है आपसे कि मूल अधिकारों से संबंधित कौन सा भाग है। तो हमारे संविधान का भाग 3 जो है वो मूल अधिकारों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है। तो अनुच्छेद 67 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण कर सकेगा। फिर प्रश्न संख्या 14 पर आ जाइए। पूछा जाता है आप लोगों से कि भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है। तो हमारे संविधान की तीसरी अनुसूची अनुच्छेद 75(4), 124(6) और 188 से संबंधित है। सारे अनुच्छेद के बारे में हमने अपना डिटेल मैटर दिया हुआ है भारतीय संविधान के अंतर्गत। आप लोग क्या करिएगा, हमारे मैटर चैनल को सब्सक्राइब करके मैटर पर चले जाइएगा, तो वहाँ पर आपको सारा मैटर मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने 9 दिन के अंदर पूरा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, और वहाँ पर जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करते ही हमारे ये पूरा मैटर पा जाएंगे आप। 9 दिन के अंदर अंदर पूरा हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। फिर आ जाइए प्रश्न संख्या 15 पर। पूछा जाता है आप लोगों से कि जब एक विधेयक पर संसद के दोनों सदन मतभेद उत्पन्न हो जाए तो ये मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है। कहने का मतलब है दोनों सदन जो है एक मत नहीं है, उनमें मतभेद है, तो इस मतभेद को कौन दूर कर सकता है। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 108 में ये बात बताई गई है कि दोनों सदनों में मतभेद होने पर उसे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा निपटाया जा सकता है। फिर प्रश्न संख्या 16 कि निम्न में से कौन सा एक विकल्प भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा में आता है। पहली बात तो ये पूछा जाता है कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। और राज्य के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है राजस्थान का, या जीवन बीमा निगम है, या CSIR है, ये सभी के सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे प्रक्रम जो राज्य के अधीन चल रहे हैं, राज्य सरकार के केंद्र सरकार के अंतर्गत चल रहे हैं, वो सारे के सारे राज्य हैं। फिर प्रश्न संख्या इस तरह से पूछी जाती है 17 आपसे कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान या दंड का निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। फिर प्रश्न संख्या 18 पूछी जाती है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों के किसके समक्ष पेश किया जाता है। जो हमारे भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो अपनी लेखाओं को, अपने प्रतिवेदनों को किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो ये आपको बताना है कि इसका उत्तर राष्ट्रपति है। और ये है क्या एग्जैक्टली, अनुच्छेद 151 में बताया गया भारत के महान लेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं को संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उत्तर राष्ट्रपति है। फिर प्रश्न संख्या 19 में पूछा जाता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता बढ़ाई जा सकती है। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता कौन बढ़ा सकता है।
तो सिर्फ और सिर्फ कौन बढ़ा सकता है? संसद बढ़ा सकती है, वो भी विधि बनाकर या विधि द्वारा जो निबंधन है उसके अनुसार बढ़ाई जा सकती है। और ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 138 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि संसद द्वारा विधि बनाकर बढ़ाई जा सकती है। फिर प्रश्न संख्या 20 आपसे पूछी जाती है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र केवल मूल अधिकारों को परिवर्तित कराना है। कहने का मतलब जो भी आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है उसका परिवर्तन उच्चतम न्यायालय करता है अनुच्छेद 32 के अनुसार। फिर प्रश्न पूछा जाता है आपसे, प्रश्न संख्या 21 पर आ गए हम लोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो अनुच्छेद 338 ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 के अंतर्गत की गई है। फिर पूछा जाता है आपसे कि विधानसभा का अध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र भेजेगा तो किसको भेजेगा? तो आपको बताना है कि विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को भेजेगा, और ये बात अनुच्छेद 179 के अंतर्गत आती है। 179 अनुच्छेद में ये बात कही गई है। फिर पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है आप लोगों से कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आपको याद रखना है कि जी.वी. मावलंकर ये हमारे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ये बात जरूर ध्यान रखें। फिर पूछा जाता है आप लोगों से कि लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना जाता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष हो या कहीं के भी इंटरनल मामले का उपाध्यक्ष हो तो वो हमेशा वही सदन चुनता है। कहने का मतलब है लोकसभा का उपाध्यक्ष क्या करेगी? स्वयं लोकसभा चुनेगी। फिर प्रश्न संख्या 25 और 26 संयुक्त टाइप का है। इसमें सिर्फ एक केस की बात हुई है। ये पूछा गया है कि एक केस आया था जिस केस में ये बताया गया था कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय संपूर्ण भारत पर लगेंगे। भारत के अंदर जितने भी न्यायालय हैं उन सब पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी है, मगर उस निर्णय को स्वयं उच्चतम न्यायालय मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात किस प्रकरण में कही गई है? तो हमने आगे पढ़ाया भी है कि अनुच्छेद 141 के अंतर्गत ये बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय जो है सारे भारत के अंतर्गत अंदर आने वाले सारे न्यायालयों को मानना होता है, वो बाध्य होते हैं उसको मानने के लिए, मगर उच्चतम न्यायालय स्वयं इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। और ये बात क्लियर कर दी गई थी बंगाल कम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य में। इसमें कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निर्णित किया कि हमारा निर्णय, उच्चतम न्यायालय का निर्णय संपूर्ण भारत पर लगेगा, मगर स्वयं उच्चतम न्यायालय उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। प्रश्न संख्या 27 पर आ जाइए। जिस कार्य, एक बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि जिस कार्य को प्रत्यक्षता नहीं किया जा सकता उसको परोक्षता भी नहीं किया जा सकता, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये कथन जो है, जिस कार्य को प्रत्यक्षता भी नहीं किया जा सकता उसे परोक्षता भी नहीं किया जा सकता, ये एग्जैक्टली आभासी विधान के सिद्धांत से संबंधित है। तो ये आभासी विधान हो गया। फिर आ जाइए प्रश्न संख्या 28। पूछा जाता है आप लोगों से कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो इसमें दो बातें आपको याद रखना है। एक तो पूछा जाता है कि तदर्थ न्यायाधीश कहाँ नियुक्त किए जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय में किए जाते हैं। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 127 में बताया गया कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायमूर्ति की पूर्व सहमति से होती है। ये बात ध्यान रखना है। कब होती है? जब मुख्य न्यायमूर्ति को लगता है, देश के मुख्य न्यायमूर्ति को लगता है कि काम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो वो क्या करता है? राष्ट्रपति से सलाह मशवरा करके तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कराता है। करता राष्ट्रपति है और पूर्व सहमति होती है मुख्य न्यायमूर्ति की। फिर प्रश्न संख्या 29 पर आ जाइए। लोक लेखा समिति के सदस्य कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोक लेखा समिति जो होती है वो, उसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं।
ये हो गया उत्तर नंबर 29। फिर प्रश्न संख्या 30 पर आ जाइए। 30 पर फिर आ जाइए उत्तर नंबर 30 पर। आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी के अधिकार का प्रावधान है। तो महान्यायवादी को, हमारे भारत के जो महान्यायवादी हैं, उनको अनुच्छेद 88 के अंतर्गत सदनों के, इस अनुच्छेद 88 में बताया गया सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। कहने का मतलब है महान्यायवादी को जो अधिकार मिले हैं, संसद में बोलने का, संसद में बैठने का अधिकार अनुच्छेद 88 के अंतर्गत मिला है, मगर वोटिंग का अधिकार महान्यायवादी को नहीं है। फिर प्रश्न संख्या आती है आपके सामने 31। इसमें ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो बहुत सारे आपको दे देते हैं, जैसे राष्ट्रगान का आदर करना, देश की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, या भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना। तो बहुत ध्यान से देखना होते हैं ऑप्शंस को। तो इसमें भारतीय संपत्ति का संपत्ति का नहीं, भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना। अगर ये पूछ लिया जाए कि भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना मौलिक कर्तव्य है या नहीं है, तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। फिर आपसे प्रश्न संख्या 32 में इस तरह से पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त सत्र आहूत किया जाता है। जो हमारे भारत का राष्ट्रपति है, वो संयुक्त सत्र कब आहूत करता है, कब बुलाता है। तो बहुत सारे मामले, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, बैंककारी सेवा आयोग अधिनियम है, या पोटा के अंतर्गत अधिनियम है, इन सब में क्या करता है हमारा राष्ट्रपति, संयुक्त अधिवेशन को आहूत कर सकता है, बुला सकता है। फिर प्रश्न संख्या 33 इस तरह से पूछी जाती है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है। तो अभी हमने बताया था कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो समता का अधिकार है वो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। फिर इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रश्न संख्या 34 है कि अनुच्छेद 21 का किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, सम्मिलित किया गया है। तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 21 का जो है संविधान में हमारे 86वां संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है, जोड़ा गया है। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 35 पर कि निम्नलिखित में से या कौन सा अनुपूरक अनुदान का प्रावधान है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 115 में ये बात बताई गई है कि अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, इस 3 बातें बताई गई है अनुच्छेद 15 में कि अनुपूरक, अधिक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, अनुच्छेद 115। फिर प्रश्न संख्या 36 पर आ जाइए। हम लोगों से पूछा जाता है कि अनुच्छेद 15(4) किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 15(4) जो है ये प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फिर प्रश्न संख्या 37 पर आ जाइए। इसमें एक प्रश्न आता है कि सर्विस टैक्स से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो अब ये अनुच्छेद को हटा दिया गया क्योंकि सर्विस टैक्स की जगह आ गया है जीएसटी। उसको हमने बताया है, पढ़ा चुके हैं जीएसटी के बारे में। अब ये पहले जो सर्विस टैक्स था ये अनुच्छेद 268 का में था, मगर अब इसको हटा दिया गया है। अब ये लोपित है, मगर पूछ लेते हैं कभी कभार सर्विस टैक्स की बात किस अनुच्छेद में की गई है। फिर प्रश्न संख्या 38 इस तरह से पूछी जाती है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून को हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो दल बदल के आधार पर जो निर्भरता होती है, इस बात को 52वां संशोधन अधिनियम द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया है। दल बदल की बात 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है। फिर प्रश्न संख्या 39 इस तरह से पूछी जाती है कि कौन से लोग अधिवास के आधार पर नागरिक नहीं है। तो बहुत सारी बातें हमने नागरिकता के उसमें बताई हुई हैं कि जो लोग 5 साल से रह रहे हों भारत में, या जिनके माता पिता रह रहे हों, दादा परदादा रह रहे हों, तो वो सारे के सारे लोग क्या होते हैं,
हमारे भारत के नागरिक हैं। मगर इसमें एक कभी कभार ऑप्शन दे देता है कि जो लोग 3 साल से रह रहे हैं, जो लोग 4 साल से रह रहे हैं, तो 5 साल से अगर कम का टाइम दिया गया है तो आप उस ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। कहने का मतलब है जो प्रश्न संख्या 39 का आंसर होगा वो ये होगा कि संविधान लागू होने से मामूली तौर पर 5 साल से पहले का कोई आदमी अगर रह रहा है तो भारत का नागरिक नहीं है, चाहे वो 4 साल हो, 3 साल हो, 2 साल हो, इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे आपको। कहने का मतलब है जो हमारा संविधान लागू हुआ उससे कम से कम 5 साल पहले आप या आपके बाप दादा कोई भी भारत में रह रहे होंगे तो ही वो भारत के नागरिक हैं, अन्यथा नहीं। फिर प्रश्न संख्या 40 इस तरह से पूछी जाती है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में बात की गई है? तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 20(3) ये कहता है कि किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 41 इस तरह से पूछी जाती है सॉरी कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस परिषद राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने के बराबर नहीं, कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 171 में ये बात बता दी गई है कि विधान परिषद वाले राज्यों की विधानसभा परिषद के जो सदस्यों की कुल संख्या होती है उस विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर प्रश्न संख्या 43 आपसे पूछी जाती है इस तरह से कि ये बताइए कि राज्यपाल को किसी विधेयक पर अनुमति देने की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अध्यादेश पर, नियम पर, विनियम पर आदेश देने की शक्ति है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। कहने का मतलब है राज्यपाल जो अपनी अनुमति देता है वो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत देता है। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है प्रश्न संख्या 44 कि विधानमंडल का सत्रावसान का अधिकार किसको है? तो जैसे संसद के सत्रावसान राष्ट्रपति करता है उसी तरह से जो विधानमंडल का सत्रावसान है वो राज्यपाल करता है। कहने का मतलब है विधानमंडल का सत्रावसान करने का अधिकार राज्यपाल को है। फिर एक चीज़ और पूछी जाती है कि संघ सूची में एक प्रविष्टि है 18 नंबर की, तो ये संघ सूची की प्रविष्टि 18 नंबर जो है ये किससे संबंधित है? तो ये प्रत्यर्पण से संबंधित है। किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पण करना है तो उससे संबंधित होती है ये प्रविष्टि 18। एक प्रश्न और आप लोगों से पूछा जाता है प्रश्न संख्या 46 इस तरह से पूछी जाती है कि विदेशी यात्रा के अधिकार से संबंधित वाद कौन सा है? तो आपको बताना है कि सतवंत सिंह बनाम भारत संघ का वाद जो है वो विदेश यात्रा के अधिकार से संबंधित है। फिर आप लोगों से पूछा जाता है कि अनुच्छेद 323 खा 2 में किस बात का उल्लेख किया गया है? तो हमारे जो 323 खा है अनुच्छेद वो अन्य मामलों में अधिकरण से संबंधित है, अन्य विषयों के अधिकरण से संबंधित है। और 326 का प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। तो 326 का जो अनुच्छेद है ये अन्य विषयों के अधिकरण से संबंधित, मतलब ये राज्य विधानमंडल का इस पर अधिकार होता है, राज्य विधानमंडल इसको रेगुलेट करती है। और ये किसी कर का निर्धारण करना, संग्रहण करना, विदेशी मुद्रा या सीमा शुल्क या आर पार के ऊपर आयात या निर्यात करना या औद्योगिक और श्रम विवाद होना या श्रम विवाद का निपटारा करना, ये सारी की सारी बातें क्या होती हैं? अनुच्छेद 323 खा जिसको कहते हैं अन्य विषयों के अधिकरण, इन सब से संबंधित ये होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है आपको याद रखना है कि 323 खा में अन्य विषयों के अधिकरण से संबंधित बात की गई है और ये राज्य में होने वाले तमाम विवादों को निपटाने के लिए पर्याप्त है। फिर प्रश्न संख्या 48 इस तरह से पूछी जाती है कि राज्य सूची की प्रविष्टि 49, जो राज्य सूची में प्रविष्टि 49 है ये एग्जैक्टली भूमि और भवनों पर कर से संबंधित है। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है प्रश्न संख्या 49 है ये कि ये बताइए कि न्यायिक पुनरावलोकन के लिए की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो आप बताते हैं
कि अनुच्छेद 137 के अंतर्गत निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्अवलोकन किया जाता है। फिर प्रश्न संख्या 50 इस तरह से पूछी जाती है कि भारत के संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय को परिभाषित किया गया है। तो उच्च न्यायालय की परिभाषा किस अनुच्छेद में, ये पूछी जाती है आपसे। तो आप बताएंगे कि उच्च न्यायालय की परिभाषा अनुच्छेद 366 14वें खंड में, 366 अनुच्छेद के 14वें खंड में उच्च न्यायालय की परिभाषा दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर प्रश्न संख्या 51 इस तरह से पूछी जाती है कि ये बताइए अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर विचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो साफ साफ अनुच्छेद 29 में बताया गया है, हेडिंग यही है अनुच्छेद 29 की, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। फिर प्रश्न 52 इस तरह से पूछा जाता है कि पथकर किससे संबंधित है। तो आपको बताना है पथकर जो होता है, जो रोड टैक्स होता है, वो राज्य सूची से संबंधित है। फिर आपसे पूछा जाता है प्रश्न संख्या 53 में कि ये बताइए कि कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान का विधायन की अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। तो आप बताएंगे अनुच्छेद 248 हमारे संविधान का अवशिष्ट विधायी शक्तियों से संबंधित है। फिर पूछा जाता है 54 प्रश्न कि कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामों निर्देशित किए जाते हैं। अनुच्छेद भी पूछ सकता है, तो इसलिए आप याद रखें कि अनुच्छेद 80 के अंतर्गत बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा देश की राज्यसभा में 12 सदस्यों के नाम निर्देशित करने की शक्ति है। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति नाम निर्देशित करता है। किस तरह? कला, विज्ञान, समाज सेवा, इससे संबंधित लोग होते हैं ये, जिनका नाम निर्दिष्ट करता है, और संख्या 12 है, निर्दिष्ट करता है राष्ट्रपति। फिर प्रश्न संख्या 55 इस तरह से पूछी जाती है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों द्वारा उधार लेने का प्रावधान है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत ये बात, 293 के अंतर्गत ये बात बताई गई है कि राज्य जो होते हैं वो उधार ले सकते हैं, राज्यों द्वारा उधार लिया जा सकता है धन। तो ये बात बताई गई है अनुच्छेद 293 में। फिर प्रश्न संख्या 56 इस तरह से पूछा जाता है कि ये बताइए कि अनुच्छेद 51 का में जो खंड टा या के जोड़ा गया है वो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो आप बताएंगे कि हमारे संविधान का जो 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, उसके द्वारा अनुच्छेद 51 का के खंड में खंड टा या के जोड़ा गया है, मगर इसका परिवर्तन कब से हुआ? 2010 से। कहने का मतलब है जो खंड टा या के जोड़ा गया था 86वां संशोधन द्वारा 2002 द्वारा, इसका परिवर्तन 2010 से हुआ है। तो कई एक प्रश्न बनते हैं और ये बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, मौलिक कर्तव्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। और इसी के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार 86वां संशोधन द्वारा 21 का भी जोड़ा गया है। तो कई एक प्रश्न से बनते हैं, इसलिए आप इस मैटर को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से समझिए। कोई चीज़ ना समझ में आए तो हमने अपने मैटर में नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप नंबर 9450770672, आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। और ये मैटर सारे साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तैयार हो जाएगा। इससे सारे यही 150 प्रश्न आप हमारे याद कर लीजिए व्याख्या के साथ, तो कम से कम 150 से लेकर 300 जानकारियाँ आपको हो जाएंगी और पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाएगा। और अगर जेलों की तैयारी कर रहे हैं तो 2013 का ये पूरा प्रश्न पत्र आपको मिल जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 57 इस तरह से पूछी जाती है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अब ये संपत्ति का अनुच्छेद जो अधिकार है ये हम लोगों को अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत प्राप्त है। पहले ये मौलिक अधिकार था, अब ये विधिक अधिकार है। फिर प्रश्न संख्या 58 इस तरह से पूछी जाती है, कुछ मैटर तेज पढ़ा रहे हैं, तेज इसलिए पढ़ रहा है कि हम चाह रहे हैं कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दे दें। प्रश्न संख्या 58 इस तरह से पूछी जाती है कि अनुच्छेद 43 का किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 43 का 42वां संशोधन 1976 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है, जोड़ा गया है। और ये अनुच्छेद
41 का उद्योगों के संबंध में कर्मकारों का भाग लेना से संबंधित है। दोनों ही चीजें पूछी जाती हैं, दोनों, इसलिए दोनों चीजें हमने लिख दी हैं उत्तर में। फिर प्रश्न संख्या 59 इस तरह से पूछी जाती है कि बताइए आप कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। तो हम लोगों का जो अनुच्छेद 360 है ये वित्तीय आपात के बारे में उपबंध करता है। और 368 संशोधन पूछा जाए तो ये संविधान में संशोधन से संबंधित है। 368 अनुच्छेद पूछा जाए तो ये आप बताएंगे भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है। फिर एक प्रश्न संख्या 60 आती है आपके सामने। इसमें पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आजकल एक समान सिविल संहिता पर बहुत चर्चा चल रही है। तो अनुच्छेद 44 हम लोगों का भारतीय संविधान में है, ये कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होना चाहिए और ये नीति निर्देशक तत्व है, ये भी पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 61 इस तरह से पूछी जाती है कि ये बताइए प्रशासनिक अधिकरण कहाँ पर उपलब्ध है, किस अनुच्छेद में उपबंध है। तो अभी हमने बताया भी था कि अनुच्छेद 323 का में प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है। जब हम 323 का पढ़ा रहे थे तब हमने ये बात बताई थी। तो अनुच्छेद प्रशासनिक अधिकरण 323 का से संबंधित है और ये संघ सूची में आता है, संसद इस पर नियम बनाती है। पूरे देश पर कंट्रोल करने के लिए प्रशासनिक अधिकरण होता है। राज्यों के लिए 323 खा अन्य विषयों के संबंध में अधिकरण है। फिर प्रश्न संख्या 62 इस तरह से पूछी जाती है कि भारत राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में बात की गई है। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। फिर प्रश्न संख्या 63 पर आ जाइए। 63वीं प्रश्न संख्या में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइए कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी भारतीय संविधान बनाने की, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी या ड्राफ्टिंग समिति थी, उसका अध्यक्ष कौन था। तो हमारे भारतीय संविधान की प्रारूपिक समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न संख्या 64 इस तरह से पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। तो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। एक बात और पूछी जाती है कि किस व्यक्ति ने हमारे भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा था। तो एक प्रोफेसर KC हेलर थे, इन्होंने कहा कि हमारा भारतीय संविधान जो है वो अर्ध संघात्मक है, पूर्णतः संघात्मक नहीं है, अर्ध संघात्मक इन्होंने हमारे संविधान को कहा था। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में संप्रभु कौन है। तो अगर आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल लाइन ही यहीं से शुरू होती है कि हम भारत के लोग। तो भारत के संविधान में हम भारत या भारत में हम भारत के लोग जो हैं यही संप्रभु है, हम लोग ही, भारत की जनता ही संप्रभु है, सार्वभौमी है, सर्वोपरि है। फिर प्रश्न संख्या 67 पूछी जाती है कि अनुच्छेद 15 जो है हमारे संविधान में, इस अनुच्छेद में किस विषय के बारे में विशेष प्रावधान नहीं है। तो अनुच्छेद अगर आप 15 को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए कोई विशेष प्रावधान की व्यवस्था नहीं की गई है। ध्यान से पढ़िएगा तब आपको ये ऑप्शन समझ में आएगा। कहने का मतलब है अनुच्छेद 15 में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कोई विशेष प्रावधान की व्यवस्था नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात है, अनुसूचित जाति की बात है, अनुसूचित जनजाति की बात है, सामाजिक रूप से पिछड़े शैक्षिक और आर्थिक और सामाजिक रूप से शैक्षिक व्यक्तियों की बात है, मगर सिर्फ और सिर्फ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की बात अनुच्छेद 15 में नहीं कही गई है। फिर प्रश्न संख्या 68 इस तरह से पूछी जाती है कि ये बताइए अस्पष्टता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो अनुच्छेद 17 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि अस्पष्टता, अनटचबिलिटी समाप्त कर दी गई है, कर दी जाती है, और कोई भी व्यक्ति अगर इस छुआछूत को फैलाएगा, अनटचबिलिटी को फैलाएगा या अस्पष्टता की भावना रखेगा तो वो कार्य उसका दंडनीय होगा।
फिर प्रश्न संख्या 69, 69 और 70 को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ये पूछा गया है कि ये बताइए, अनुच्छेद दोनों ही प्रश्न 59 और 69 और 70, ये दोनों ही अनुच्छेद जो हैं, ये दोनों ही प्रश्न अनुच्छेद 19(1) का से संबंधित हैं। इन दोनों में ये पूछा गया है कि ये बताइए कि जो 19 अनुच्छेद है ये किसको प्राप्त है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, अभी हमने बताया था कि अनुच्छेद 19 का लाभ सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक उठाते हैं, बाहर का कोई आदमी नहीं उठाता, चाहे वो किसी भी उम्र का भारतीय नागरिक हो, उसको ये 19 जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सिर्फ और सिर्फ इसका अधिकार किसको मिलेगा, भारतीय नागरिक को मिलेगा। और इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन कौन शामिल है। तो प्रदर्शन का, अगर आप बिना हथियार के प्रदर्शन कर रहे हैं तो कर सकते हैं, सिनेमा में फिल्म देखने का अधिकार आपको है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे अधिकार आपको मिले हुए हैं। फिर प्रश्न संख्या 71 इस तरह से पूछी जाती है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 19(1) का गा, अनुच्छेद 19(1) गा में बताया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं। आपका मतलब भारतीय नागरिकों को ये स्वतंत्रता है कि वो अनुच्छेद 19(1) गा के अनुसार संघ की स्थापना कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं। फिर प्रश्न संख्या 72 इस तरह से पूछी जाती है कि ये बताइए कि दोहरे दंड से संरक्षण के लिए सिद्धांत जो दिया गया है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो दोहरे दंड से संरक्षण आपको मिलता है अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत। फिर प्रश्न संख्या 73 और 74 एक जैसी हैं। इसमें ये पूछा गया है कि ये बताइए, अनुच्छेद 21 के अनुसार जो जीवन का अधिकार है उसमें क्या शामिल है। तो जीवन के अधिकार में सिर्फ जीवित रहने का अधिकार है, उसके अलावा मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, आजीविका कमाने का अधिकार है। बहुत विस्तृत क्षेत्र है अनुच्छेद 21 का, इसलिए हमने अपने उत्तर में बहुत सारे ऑप्शन पूछे जाते हैं, इसलिए इतना लिख दिया है कि अनुच्छेद 21 का विस्तार अत्यधिक है। और इसमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विदेशी यात्रा का अधिकार है, आपको एकांतता का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार आपको याद रखने हैं। अगर कहीं पर भी ऑप्शन आता है और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की मिले तो आप सभी, मतलब ऑल ऑफ दी एबव या उपयुक्त सभी पर टिक करें। फिर प्रश्न संख्या 75 इस तरह से पूछी जाती है आप लोगों से, ये बताइए कि कितने समय के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, जिसमें यात्रा का समय को छोड़ा जाता है। तो कहा, आपको बताया गया है अनुच्छेद 22 के 1 में, अनुच्छेद 22 के खंड 1 में बताया गया है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को, पुलिस ने, आपका मतलब पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो वो 24 घंटे के अंदर क्या करे, मजिस्ट्रेट के समक्ष उस व्यक्ति को पेश करे। हालांकि इस 24 घंटे में यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता है। फिर अनुच्छेद 76 पर आ जाइए, प्रश्न संख्या 76 पर आ जाइए। ये इस प्रश्न संख्या 76 में इस तरह से पूछा जाता है कि कितने समय में एक गिरफ्तार 76 बता तो दिया हमने। अनुच्छेद 22(2) के अंतर्गत 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष, यही था प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 77 पर आ जाइए। भारत में कौन निवारक निरोध संबंधी कानून पारित कर सकता है। तो हमारे अनुच्छेद 22(4) और 22(7) के में ये बताया गया है, पूरी व्याख्या की गई है अनुच्छेद 22 में, कि तमाम निबंधनों के अधिकार अधीन रहते हुए संसद को ये अधिकारता है, संसद को तथा राज्य की विधायिका को ये अधिकारता है कि निवारक निरोध संबंधी नियम पारित कर सके। कहने का मतलब है संसद के साथ साथ राज्य की विधायिका भी उसमें पार्टिसिपेट करती है, जो निवारक निरोध संबंधी कानून पारित किए जाते हैं। फिर प्रश्न संख्या 78 आती है आपके सामने। उसमें इस तरह से पूछा जाता है कि ये बताइए, किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत या किन अनुच्छेदों के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान है।
प्रदान किए गए हैं। तो आप बताते हैं कि अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार हम लोगों को प्राप्त है। फिर प्रश्न संख्या 79 पर आ जाइए। इसमें ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी धर्म को मानने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदत्त की गई है। तो हमारा संविधान अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हमसे कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है हम लोगों को, इसको नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को। फिर प्रश्न संख्या 80 पर आ जाइए। प्रश्न संख्या 80 कहती है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। तो आप बताते हैं कि अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत ये कहा गया है कि धर्म या भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। फिर प्रश्न संख्या 81 इस तरह से पूछी जाती है, ये बताइए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से किसमें, बहुत ध्यान से समझ लीजिए 80 और 81 को। 81 में ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 29(1) के अनुसार नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा, जबकि अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। इसलिए 30(1) अनुच्छेद और 29(1) को एकदम क्लियर समझ लीजिएगा। फिर प्रश्न संख्या 82 इस तरह से पूछी जाती है कि ये बताइए कि मौलिक अधिकार के हनन होने पर जो प्रभावित व्यक्ति है वो रिट याचिका पेश कर सकता है, कहाँ कहाँ कर सकता है। तो आपको बताना होगा कि मौलिक अधिकारों का अगर हनन हुआ है तो आप रिट याचिका उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत या फिर उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत पेश कर सकते हैं। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइए अवैध कारावास के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है। तो हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट डालते हैं न्यायालय में जब हमको क्या होता है, अवैध रूप से कारावासित किया जाता है। मतलब विधि विरुद्ध साधनों द्वारा अगर किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया गया है, कैद कर लिया गया है, तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट रिट दायर कर सकता है, दाखिल कर सकता है। फिर प्रश्न संख्या 84 पूछी जाती है कि निम्न में से कौन सी रिट जो है लोक न्याय के विरुद्ध जारी की जाती है। तो लोक न्याय के विरुद्ध जो रिट है वो परमादेश रिट है। इस रिट में पूछा जाता है कि आपने कैसे किसी व्यक्ति को ये पद दे दिया या किस अधिकार के अंतर्गत ये पद को धारण किए हुए, ये तमाम बातें क्या होती हैं, परमादेश के रिट के अंतर्गत जारी की जाती हैं। फिर प्रश्न संख्या 85 इस तरह से पूछी जाती है कि बताइए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है। तो आपको बताना है, उत्तर ये है प्रश्न 85 का कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व चौथे भाग में उपस्थित है। चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। फिर प्रश्न संख्या 86 इस तरह से पूछी जाती है कि निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तमाम दे देते हैं आपको कि एक समान सिविल संहिता, निःशुल्क विधिक सहायता, पर्यावरण का संरक्षण, प्राइवेट उद्योगों की सहायता। तो प्राइवेट उद्योगों की सहायता यहाँ ये कहीं पर भी नीति निर्देशक तत्वों में उल्लिखित नहीं है। फिर प्रश्न संख्या 87 इस तरह से पूछी जाती है कि ये बताइए कि किस अनुच्छेद में राज्य जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए मादक पेयों तथा हानिकारक औषधियों के उपयोग का प्रतिषेध करेगा। तो हम लोगों का जो अनुच्छेद 47 है इसमें बताया गया है कि राज्य क्या करेगा, मादक पेयों तथा हानिकारक औषधियों के उपयोग का प्रतिषेध करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर प्रश्न संख्या 88 पर आ जाइए। इसमें इस तरह से पूछा जाता है प्रश्न कि ये बताइए कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। ये बात सही है कि गलत है। तो जितने भी भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सिविल और न्यायिक प्राधिकारी हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, किसी न किसी तरीके से उच्चतम न्यायालय की सहायता करते हैं, उच्चतम न्यायालय की सहायता में काम करते हैं। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। फिर आप लोगों से पूछा जाता है कि ये बताइए राजभाषा
किस भाग में है? तो हमारे भारतीय संविधान के भाग, ये गलत प्रिंट हो गया है, भाग 3, ये यहाँ पर होना चाहिए भाग 13। जो राजभाषा है ये भाग 13 में है, इसको भाग राजभाषा का भाग 3 में तो मूल अधिकार है हम लोगों को प्राप्त, तो राजभाषा भाग 13 में है, इसको सही कर लीजिएगा, भाग 13 कर लीजिएगा, 3 लिखा हुआ 13 कर लीजिएगा। फिर प्रश्न संख्या 91 इस तरह से पूछी जाती है कि ये बताइए तारकुंडे समिति, तारकुंडे समिति किस चीज़ से संबंधित है? तो आपको बताना है कि तारकुंडे समिति जो है वो निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित है। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइए समवर्ती सूची, प्रश्न संख्या 92 है ये, कि समवर्ती सूची में कौन सा विषय सम्मिलित है? तो हम लोगों की जो समवर्ती सूची है उसमें न्यास और न्यासी इनकी बात की गई है, तो न्यास और न्यासी संबंध जो हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। फिर प्रश्न 93 में इस तरह से पूछा जाता है, प्रश्न संख्या 93 इस तरह से पूछी जाती है कि ये बताइए कि एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है या नहीं कर सकता? तो पहली बात तो बिल्कुल कर सकता है, मगर उसके शर्त यह है कि 6 महीने के अवधि के लिए नियुक्त कर सकता है। कहने का मतलब है राज्यपाल उस व्यक्ति को जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है मुख्यमंत्री बना सकता है, मगर 6 महीने के अंदर अंदर क्या है उसको राज्यसभा का, राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा। मतलब राज्यपाल उस व्यक्ति को 6 महीने की अवधि के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है। ठीक, लिमिटेशन भी याद रखिएगा और पॉइंट को ध्यान रखिए। फिर प्रश्न संख्या 94 इस तरह से पूछी जाती है कि किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 392 में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो अनुच्छेद 392 में बताया गया है कि कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति, कहीं पर भी कोई कठिनाई हो रही है तो राष्ट्रपति उस कठिनाई को दूर करेगा अनुच्छेद 392 के अंतर्गत। फिर प्रश्न संख्या 95 इस तरह से पूछी जाती है कि 2 राज्यों के लिए अगर एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाएगी तो वो शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी? तो आप बताएंगे अगर 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाई जा रही है तो उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाएगा जिसमें न्यायालय का मुख्य स्थान उपस्थित है। जो मेन राज्य होगा उसका राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। फिर प्रश्न संख्या 96, धर्म की स्वतंत्रता के आधार पर राज्य की सुरक्षा पर प्रतिबंध नहीं किया जा सकता। आप लोगों से प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी लिमिटेशंस है जिनके आधार पर स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं की जा सकती? तो लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, लोक सदाचार या राज्य की सुरक्षा। तो आपको याद रखना है कि धर्म की स्वतंत्रता के आधार पर राज्य की सुरक्षा पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। फिर प्रश्न संख्या 97 पूछी जाती है कि उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो आपको याद रखना है, हालांकि संविधान में डायरेक्ट नहीं है मगर केस लॉज पर बेस्ड ये प्रश्न है, तो जो उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष तक का होता है, अधिकतम 2 साल तक ये अपर न्यायाधीश रह सकते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है प्रश्न संख्या 98 कि ये बताइए कि कृषि आय से भिन्न आय पर कर किस सूची में आता है? तो कृषि आय से संबंधित कर जो है वो आता है राज्य सूची में, और कृषि आय से भिन्न जो कर हैं वो सारे के सारे कृषि आय से भिन्न आय पर जो कर लगाए जाते हैं वो संघ सूची द्वारा लगाए जाते हैं। आपको याद रखना है कृषि आय से भिन्न आय पर कर संघ सूची के अंतर्गत आता है। फिर प्रश्न संख्या 99 इस तरह से पूछी जाती है कि किस अनुच्छेद में ये बात बताई गई है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वो बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे, सुरक्षा करे?
तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 355 में ये बात बताई गई है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा संरक्षा करने का कर्तव्य जो है वो संघ का है। फिर प्रश्न संख्या 100 इस तरह से पूछी जाती है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो हम लोगों की जो संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया था वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और फिर बाद में स्थायी सदस्य बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो अस्थायी सदस्य कौन थे संविधान सभा के, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर प्रश्न संख्या, सच्चिदानंद को अच्छे से याद रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 101 पूछा जाता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम आत्मदोषारोपण, एज इट इज प्रश्न आता है ये, प्रोटेक्शन फ्रॉम आत्मदोषारोपण, बहुत कंफ्यूजिंग प्रश्न है। तो ये अनुच्छेद 20(2) से संबंधित है। आत्मदोषारोपण से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 20(2) में है। फिर प्रश्न संख्या 102 इस तरह से पूछी जाती है कि यूपीएससी के कृत्यों का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा। तो यूपीएससी के कृत्यों का विस्तार संसद द्वारा किया जा सकता है। मतलब यूपीएससी में जो कोई भी कार्यों में कोई बढ़ोतरी करना है तो ये कार्य सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है नियमों के अनुसार, विधि के अनुसार। फिर प्रश्न संख्या 103 इस तरह से पूछी जाती है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो हम लोगों का जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 39 घ में ये बात बताई गई है कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, राज्य का ये कर्तव्य होगा। ये नीति निर्देशक तत्व है। फिर प्रश्न संख्या 104 इस तरह से पूछी जाती है कि ये बताइए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता या सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। ये बात अभी हमने बताई थी। तो हम लोगों का जो उच्च न्यायालय से संबंधित अगर कोई न्यायाधीश है उसके कार्यकाल से पहले अगर उसको हटाया जा रहा है तो संसद क्या करेगी, संसद के दोनों सदन सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति उस सिफारिश को उसी सत्र में क्या करेगा, अनुमति दे देगा। तभी आप उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। दोनों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया समान है, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या फिर उच्चतम न्यायालय हो। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न संख्या 105 इस तरह से है कि 42वें संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में एक नया विषय जोड़ा गया है, वो क्या है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में एक नया विषय वन जोड़ा गया है 42वें संशोधन द्वारा। फिर एक प्रश्न आता है कि ये बताइए कि संविधान के निम्न प्रावधानों में बहुमत से पारित किया जा सकता है। कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें बहुमत जरूरी है राज्यों का। तो अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 169 का, अनुच्छेद 339 का 239 का, ये सारे अनुच्छेदों में बहुमत द्वारा ही बिल को पारित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। फिर एक प्रश्न 107 इस तरह से पूछा जाता है कि मेंडेमस रिट से क्या मतलब है। तो मेंडेमस, अगर आपको इंग्लिश आती होगी तभी आप कर पाएंगे, कभी कभार ये मेंडेमस ऐसे ही दे देते, तो मेंडेमस को आप याद रखिए। मेंडेमस को हिंदी में परमादेश कहते हैं। तो परमादेश रिट जो है इसका अभिप्राय ये है कि लोक अधिकारी के वैधानिक दायित्व को सुनिश्चित करने हेतु ये मेंडेमस रिट होती है। अभी हमने बताया था कि परमादेश रिट के अनुसार ये पूछ लिया जाता है कि आप इस पद पर किस अधिकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं, किसने अधिकार दिया आपको इस पद पर बने रहने का। ये तमाम बातें परमादेश के अंतर्गत या मेंडेमस के अंतर्गत आती हैं। फिर प्रश्न संख्या 108 इस तरह से पूछी जाती है कि अटॉर्नी जनरल जो होता है उसका पारिश्रमिक होता है, मेहनताना होता है, वो कौन निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत ये बात बता दी गई है
कि अटॉर्नी जनरल, जिसको महान्यायवादी कहते हैं हिंदी में, ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। मतलब उसका जो मेहनताना है, उसकी जो सैलरी है, उसको जो मिलने वाला वेतन है, वो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, अवधारित करेगा कि अटॉर्नी जनरल को कितना मेहनताना मिलना चाहिए और कब तक ये पद पर रहेंगे अटॉर्नी जनरल। ये भी राष्ट्रपति के ही विवेकानुसार कार्य होता है, विवेक पर निर्भर करता है। फिर प्रश्न संख्या 109 इस तरह से पूछी जाती है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। होता क्या है एग्जैक्टली, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है, उच्चतम न्यायालय से सलाह मशवरा लेता है। सलाहकारी अनुच्छेद कहलाता है अनुच्छेद 143। और राष्ट्रपति अगर सलाह मशवरा ले रहा है उच्चतम न्यायालय से, तो उसके जो बेंच होगी, जो पीठ होगी, उनमें न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होना चाहिए। मतलब 5 न्यायाधीशों से कम की पीठ से उच्चतम न्यायालय की पीठ के जो होगी, जो 5 न्यायाधीशों से कम से बनी हुई है, उससे सलाह क्या करेगा, राष्ट्रपति नहीं ले सकता। कहने का मतलब है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की पीठ से निर्देश प्राप्त करने के लिए या कोई सलाह लेने के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की संख्या होना चाहिए। फिर प्रश्न संख्या 110 इस तरह से पूछी जाती है कि अनुच्छेद 338 का किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो आप बताएंगे अनुच्छेद 338 का जो है 89वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। फिर एक बात पूछी जाती है आप लोगों से प्रश्न संख्या 111 के माध्यम से कि निम्न में से किस राज्य के विधानमंडल का एक सदन है। हमने पढ़ाया अपने नोट्स में। तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें 2 सदन हैं, जैसे हमने वहां पर एक शॉर्ट नोट बता दिया था। एमपी था, यूपी था, एमपी, एपी, यूपी, फिर एमकेबीटी, इस तरह से कोड बना के दिखा दिया था। तो हिमाचल प्रदेश पूछा ये गया है, इसमें ऑप्शन इस तरह से मिलते हैं, बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ विधानमंडल का एक सदन है, बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र इन सब में क्या है, 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। फिर प्रश्न संख्या 112 इस तरह से पूछी जाती है कि ये बताइए कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 खा है, इसमें जो अल्प भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं, इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए जो अधिकारी है वो कौन नियुक्त करेगा। तो अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 350 खा के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। पूछा ये गया था कि जो विशेष वर्गों के लिए, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो अधिकारी नियुक्त होता है वो कौन नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है विशेष अधिकारी को, जो कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए नियुक्त किया जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 113 इस तरह से पूछी जाती है कि उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। तो अनुच्छेद 140 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां, बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये 140 और 141 में हम लोगों से कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर प्रश्न संख्या 115 पूछी गई है, इस तरह से पूछी जाती है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 322 किससे संबंधित है। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या हम गलत कर गए। 113 में ये पूछा गया था कि आनुषंगिक शक्तियां 113 में था, तो अनुच्छेद 140 में उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां थी। प्रश्न संख्या ये है 114 ये है कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपात की उद्घोषणा कब की गई थी। यह है प्रश्न संख्या 114। तो
आंतरिक अशांति की घोषणा जो है 26 जून 1975 को की गई। कहने का मतलब है प्रश्न संख्या 114 ये थी कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपात की उद्घोषणा कब की गई। तो उत्तर ये लिखना है 114 का आपको कि 26 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर आपात की उद्घोषणा की गई थी। प्रश्न संख्या 115 ये है कि ये बताइए कि अनुच्छेद 322 किससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है। फिर प्रश्न संख्या 116 ये पूछी जाती है कि अनुच्छेद 171 गा ये किसके संबंध में विशेष उपबंध करता है। हालांकि हमने अपने नोट्स में कोड बता दिया है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 9 दिन में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ लेंगे। पूरा डिटेल्ड मैटर है वहाँ पर अच्छे से। तो हमने वहाँ पर एक कोड भी बना दिए हैं। तो अनुच्छेद 371 गा में मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं, ये बात याद रखना है। फिर प्रश्न संख्या 117 आपसे पूछी जाती है कि नीति निर्देशक तथ्यों के परिवर्तन हेतु एक व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत याचिका दायर कर सकता है। ऑप्शन आपको दे देते हैं बहुत सारे। हालांकि उच्च जो नीति निर्देशक तत्व है इनका किसी भी न्यायालय में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब है नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं है तो किसी अनुच्छेद का सवाल ही नहीं उठता। फिर प्रश्न संख्या 118 इस तरह से पूछी जाती है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये बात किस अनुच्छेद में बताई गई है। तो अनुच्छेद हम लोगों के भारतीय संविधान का अनुच्छेद 135